हाय एवरीवन। मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं समाजकारी में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाजकारी में ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं और यूजीसी नेट की क्लासेस, साथ ही साथ एम्स मेडिकल सोशल वर्क और एमपीपीएससी 2024 जिसका जून में एग्ज़ाम है, और DSSB सोशल वेलफेयर ऑफिसर की जो वैकेंसी निकाली गई है DSSB में, उसकी भी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को बता दूं कि यदि आप यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जून 2024 की, तो उसके लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाजकारी में ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं। एवरीडे लाइव क्लासेस होती है। क्लास समाप्त होने के बाद मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो का लिंक और पीडीएफ आप सभी को शेयर करता हूं। क्लासेस प्राइवेट होती हैं ये। इसकी वीडियोस जो होती हैं, जिन बच्चों को लिंक शेयर किया जाएगा उन्हीं बच्चों को ये वीडियोस का लिंक मिलता है जो पेड ग्रुप में ज्वाइन है। यूजीसी नेट की क्लासेस की जो फीस रखी गई है वन टाइम पेमेंट पर, वो 4000 रखी गई है। अगर आप किस्तों में जमा करना चाहते हैं तो 2500 करके 2 किस्तों में आप जमा कर सकते हैं और यहाँ 5000 फीस बन जाती है। यूजीसी नेट की क्लासेस का जो टाइम रखा गया है शाम को 7 to 8 PM रखा गया है और टॉपिक समाप्त होने के बाद इसके मॉक टेस्ट भी आपको करवाए जाते हैं। मॉक टेस्ट भी होता है। साथ ही साथ 2004 से लेकर 2023 दिसंबर तक के जितने भी सोशल वर्क का पेपर हुआ है, उन सभी क्वेश्चन पेपर को व्याख्या सहित सॉल्व करवाया जाता है आप लोगों से। ये यूजीसी नेट की क्लासेस जून 2024 के लिए है और इस समय वर्तमान में आप लोगों का यूनिट नंबर 10 चल रहा है। यूनिट आपकी 10 चलाई जा रही है। आज यूनिट 10 से ही संबंधित जो कल हम लोगों ने चर्चा किया था, जैसे दत्तक ग्रहण, प्रतिपालक देखभाल के संबंध में हम लोगों ने कल की क्लासेस में चर्चा किया था। आज उन्हीं से संबंधित आप लोगों के सामने कुछ प्रश्न होंगे। उन्हीं प्रश्न पत्रों पर आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। आप सभी को बता दूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ही DSSB की भी तैयारी करवाता हूं, जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर से संबंधित है। DSSB की क्लासेस की जो फीस रखी गई है वो 2000 फीस रखी गई है, यानी 2000 रुपये में आपको ये क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। एवरीडे लाइव क्लासेस होती हैं DSSB की, पर डे क्लासेस होती हैं। क्लास समाप्त होने के बाद वीडियो का लिंक और पीडीएफ आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाता है। एक यूनिट के क्रम में जितने भी ऑल वीडियोस हैं उसका प्लेलिस्ट और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। यही चीज़ें यूजीसी नेट में भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती हैं। यूनिट के क्रम में आपको पूरी पीडीएफ वीडियो का लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। पर डे की जो वीडियो है, जो पीडीएफ है, वो आप लोगों को जो प्रोवाइड कराया जाता है वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सिलेबस मेंशन किया गया है। मैंने यूजीसी नेट का यहाँ पे सिलेबस लिया है। क्या क्या टॉपिक कवर कर चुका हूँ। नेट के स्टूडेंट जो भी हैं थोड़ा सा ध्यान दें कि यूनिट नंबर 10 के अंतर्गत मैंने सामाजिक प्रतिरक्षा पर बातचीत कर चुका हूँ। अधिनियम और आपराधिक न्याय प्रणाली पर भी बातचीत हो चुकी है। इसमें कई एक्ट हैं, उन एक्ट पर भी मैंने आप लोगों से चर्चा किया है। परिवारों के साथ समाजकारी का टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। बाल विकास भी कंप्लीट हो चुका है। बच्चों की नीतियां और कार्यक्रम भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके अंतर्गत कल की जो क्लास हुई थी दत्तक ग्रहण और प्रतिपालक देखभाल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये दोनों। इस पर मैंने कल आप लोगों से चर्चा किया है। डीप में हम लोग इस समय डिस्कस कर रहे हैं। जून में एग्जाम है तो मैंने क्लासेस इसका स्टार्ट कर चुका हूँ। आज का टॉपिक संरक्षणकर्ता और बाल विवाह और समाजकारी हस्तक्षेप से संबंधित कार्यक्रम और वैधानिक उपाय है। आज का यह टॉपिक होगा शाम को 7 to 8। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पर्यावरण और समाजकारी। ये टॉपिक DSSB के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी और DSSB के लिए समाजकारी और आपदा प्रबंधन भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ये दोनों टॉपिक जो DSSB को रिलेट कराएगा। ठीक है, तो ये क्लास आगामी 4 डेज या 3 to 4 डेज के अंदर आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग
इन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्न पत्रों पर भी बात करेंगे, लगभग 100+ क्वेश्चंस होंगे। अगर मैं आपसे बात करता हूँ डीएसएसबी के सिलेबस पर, ये देखिए डीएसएसबी का सिलेबस है। डीएसएसबी के सिलेबस में हमने कई टॉपिक को कवर कर चुके हैं, जैसे कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत हम लोगों ने बातचीत कर चुके हैं। राज्य और नीतिगत अर्थव्यवस्था और शासन पर अभी टॉपिक पर हम लोगों को डिस्कस करना है। समुदायों के साथ समाज कार्य का डिस्कशन हो चुका है, व्यक्ति के साथ समाज कार्य हो चुका है, और ग्रुप वर्क भी आप लोगों का हो चुका है। मानव विकास के सिद्धांत पर भी हम लोगों ने बातचीत कर चुका है। किशोर अवस्था की विशेषता, बाल एवं परिवार कल्याण, लिंग और विकास पर हम लोग बातचीत करेंगे अभी। सामाजिक न्याय और अधिकार आज का ये टॉपिक है हमारा डीएसएसबी का, और आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे शाम को 8:30 बजे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये, और आज की टॉपिक हमारी यही होगी, सामाजिक न्याय और अधिकार। इसमें आप लोगों से और भी चीज़ें हैं, जैसे सामाजिक विकास भी है, सामाजिक नियोजन भी है, सामाजिक नियोजन भी इसमें शामिल किया गया है, और इसके अंतर्गत हम पंचवर्षीय योजना के बारे में भी बातचीत करेंगे। ये 3 पॉइंट ये भी है जो मेंशन किया गया है। बड़े डीप में ये सारे कंटेंट जो है आप लोगों को मिलेंगे भी, और डीप में आप लोगों से चर्चा भी किया जाएगा। सामाजिक विकास अभी नहीं हुआ है, स्थानीय स्वशासन हो चुका है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम हो चुका है, कल्याण और विकास सेवाओं का प्रशासन भी आज कल की क्लासेस में हम लोगों ने जिक्र किया था, और स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी ये रह गया है अभी। शिक्षा एवं कौशल, ये बेसिकली शिक्षा नीति और कार्यक्रम में शामिल हो जाएगा। मादक द्रव्य भी आपका शामिल अभी नहीं करवाया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं की बात करते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ये नहीं हुआ है। प्रौढ़ शिक्षा भी आप लोगों का यहाँ पे कवर हो जाएगा उसी टॉपिक में। वहीं रिसर्च का ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है, यानी ये डन हो चुका है, ये टोटली हो चुका है आप लोगों का डीएसएसबी का। सिलेबस पर मैं बात कर रहा हूँ। आपराधिक सिद्धांत, आपराधिक न्याय प्रणाली, कानूनी अवधारणा, ये हो चुका है। पीड़ित विज्ञान रह गया है, सामाजिक रक्षा भी हो चुकी है। डीएसएसबी के सिलेबस पर बात कर रहा हूँ मैं। सामाजिक गतिशीलता, सोशल डायनेमिक शब्द है यहाँ पे। जाति और परिभाषा, जाति प्रथा, विवाह और सामाजिक संतुष्टि, ये सभी चीज़ें इसमें से भी कंप्लीट हो चुकी है। वहीं अगर हम बात करते हैं बाल संरक्षण संस्थाओं के बारे में, ये कंप्लीट हो चुका है। समूह सिस्टम थ्योरी रह गई है, यह आपका अभी नहीं हुआ है। धर्म भी नहीं हुआ है। और उसके बाद सामाजिक परिवर्तन, मैंने आपसे कहा कि सामाजिक विकास, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक आंदोलन, ये हो चुका है। आंदोलन, परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। सामाजिक आंदोलन नहीं हुआ। पर्यावरण, मैंने अभी आपको यूजीसी का सिलेबस दिखाया है यहाँ पर, ये देख सकते हो। पर्यावरण और समाज कार्य, ये आपका टॉपिक जो है यहाँ पर कवर हो जाएगा, पर्यावरण के मुद्दे भी, ठीक है। तो डीएसएसबी का सिलेबस लगभग 60% आपका कवर हो चुका है। 40% रह गया, लगभग 15 डेज के अंदर ये आपका पूरा सिलेबस डन हो जाएगा। उसके बाद कुछ समाजशास्त्रीय विचारक हैं, उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें तो अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों को एमपीपीएससी की भी क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ। सोशोलॉजी का है ये, और जैसे ही आपको ये रिलेट कराता है डीएसएसबी का यूजीसी नेट को, तो यहाँ पर भी लिंक दिया जाता है। इस क्लास का जो टाइम रखा गया है, दोपहर को 1 PM से मैं आप लोगों से बातचीत करता हूँ, ठीक है, 1 PM। तो अगर आप यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं या आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस परचेज करना चाहते हैं हमसे, या हमसे डिस्कस करना चाहते हैं सिलेबस वगैरह के बारे में, तो ये मेरा नंबर है, आप नोट कर सकते हैं। 8506031308 पर आप हमें संपर्क करें। जो भी आपके मन में डाउट हो, जो भी आपको क्वेरीज है, वो सारी चीज़ें हमसे आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। टोटली मेरा यूट्यूब चैनल जो है सोशल वर्क पर बेस्ड है। तो बातचीत करते हैं प्रश्नों पर। जैसे कि आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट ये 2 है। और किस धारा के अनुसार यदि कोई माँ के जीवन की रक्षा के अतिरिक्त किसी बच्चे को जन्म से पूर्व रोकने का प्रयास किया जाता है तो उसे 10 साल की सजा होगी? ये किस धारा के अकॉर्डिंग बातचीत किया गया है? तो सही जवाब होगा धारा 315, और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि बालिका लिंगानुपात बढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एक योजना प्रारंभ की गई थी, जो 22 जनवरी 2015 की डेट आती है, और इसलिए आप ऑप्शन पहले को चुनाव कर देंगे कि 42 का 2015 में ये बेसिकली योजना आया था। क्वेश्चन नंबर 43 कल का ही टॉपिक है, मैंने कल पढ़ाया था। संतान दत्तक ग्रहण से आशय क्या है? संतान ना होने पर जो है विधिवत गोद लेना, सही जवाब है।
है ना। 43 का पहला वाला जो पॉइंट जा रहा है आप लोगों का। और फिर कहता है उत्तराधिकारी बनाने के संबंध में, ये भी सही जवाब है। और स्वजात पुत्र के समान अधिकार, ये भी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि 43 का ऑप्शन जो डी जाएगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। संशोधित दत्तक पुत्र अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया या उससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 44 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मैंने कल आपको बताया भी था, ठीक है, कि 2017 अगस्त 2017 आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से कौन से दिशा निर्देश दत्तक ग्रहण से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 45 आपको बताना है कि अविवाहित पुरुष लड़की को गोद नहीं ले सकता है, बिल्कुल ये बात कहा गया है, उसमें नियम है, दिशा निर्देश दिए गए हैं। दंपत्ति गोद तभी ले सकता है जब उनका 2 साल का स्थिर वैवाहिक जीवन हो, बिल्कुल ये भी करेक्ट जवाब है। 4 वर्षों तक के बच्चों को गोद लेने के लिए दत्तक माता पिता की संयुक्त आयु, यानी दोनों को मिला के जो उनकी आयु होगी वो 90 वर्ष होगी। कल हम लोगों ने इस पर डिस्कस भी किया था इस टॉपिक पर। और ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 4 ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फास्टर केयर के बारे में कल की टॉपिक थी हमारी। फास्टर केयर से मौलिक सिद्धांत में शामिल है, फास्टर केयर के मौलिक सिद्धांत में शामिल किए गए हैं। तो क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं? जैसे परिवार जैसा वातावरण हो, जैविक परिवार जैसा प्रयास हो, बच्चों की रक्षा और सुरक्षा हो, ये फास्टर केयर के मौलिक सिद्धांत है। इसलिए मैं कहूँगा कि ऑप्शन नंबर डी का आप सभी चुनाव करें, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आज का टॉपिक हमारा यही होगा, संरक्षणकर्ता को सामान्यतः किन स्थितियों के लिए उपयोग में किया जाता है, ठीक है। और हालांकि यहाँ पे अगर मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों से, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अक्षम वरिष्ठ के लिए अभिभावक, ये ऑप्शन करेक्ट हो रहेगा पॉइंट। और नाबालिग के लिए अभिभावक, ये भी पॉइंट करेक्ट रहेगा। विकलांग वयस्क के लिए अभिभावक, ये भी पॉइंट करेक्ट रहेगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि संरक्षणकर्ता का सामान्यतः किन स्थितियों में उपयोग होता है, तो ये तीनों स्थितियों में उपयोग होता है संरक्षणकर्ता का, और ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक जिले में फास्टर केयर और संरक्षणकर्ता के कार्य क्या क्या होंगे, है ना, ये आपके सामने है। तो आप सभी लोग कहोगे कि बालकों का जो है पोषण और शिक्षा, सुरक्षा और ये सभी, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा। प्रत्येक जिले में फास्टर केयर और संरक्षणकर्ता के यही कार्य है, शिक्षा के संबंध में, सुरक्षा के संबंध में, बालकों के पोषण के संबंध में। बाल विवाह जिसमें लड़के और लड़की की किस आयु से पूर्व शादी कर दी जाती है, ये बाल विवाह की बात की गई है क्वेश्चन नंबर 49 में। तो 21, देखिए लड़का कहा है तो यानी 21 हो जाएगा, लड़की कहा है तो 18 हो जाएगा। मैंने एक्ट के माध्यम से 21 और 21 वर्ष बताया भी था कि अब दोनों का आयु जो है 21 वर्ष कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है सर्वप्रथम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष जो है पारित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 50 सही जवाब आप सबको मालूम भी है, सन 1929 में। वर्तमान के संदर्भ में बात किया जाए तो बाल विवाह किस वर्ष में संशोधित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 51 सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 2006 में ये संशोधन किया गया। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि बाल विवाह संपन्न कराने में किसे दोषी माना जाएगा? बाल विवाह संपन्न कराने में किसे दोषी माना जाएगा? तो मैं आप लोगों से कहूँगा माता पिता भी रहेंगे तो दोषी माने जाएंगे, रिश्तेदार भी बाल विवाह में, और विवाह संपन्न कराने वाला जिसे मेडिएटर कहते हो आप लोग, अगुआ बोलते हो, तो ये सभी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53 बाल विवाह के आरोपित को कितने वर्ष की कारावास की सजा का प्रावधान दिया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 53 बाल विवाह के आरोपित को कितने वर्ष का कारावास की सजा दी गई है? क्वेश्चन नंबर 53, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि 2 वर्ष आप यहाँ पे लगाएंगे, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट जवाब रहेगा आप सभी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है किस विद्वान ने माना है कि समाज कार्य हस्तक्षेप का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक आवश्यकताएं या उत्तम स्वास्थ्य व जीवन निर्वाह की समुचित परिस्थितियों को उपलब्ध कराना है? क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे सामने। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि रॉबर्ट केशलो का नाम लगाइए, और ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समाज कार्य हस्तक्षेप की बात है ये, और समाज कार्य हस्तक्षेप आज का टॉपिक रहेगा हमारा शाम को जो है 7 to 8 PM, है ना। ये बेसिकली 7 to 8 PM वाली जो क्लास की बात मैं कर रहा हूँ, ये यूनिट नंबर 10 है, जो रिलेट कराता है यूनिट 10 आपका UGC नेट को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, IMP टॉपिक है आज का UGC नेट की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप सभी को सलाह दूंगा कि आप सभी लोग शुरुआत से पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि जब आप PDF आपको मिलेगा, वीडियो का लिंक मिलेगा, तो आपको क्रम में मिलेगा। नोट्स भी आप क्रम में बनाइए, है ना, आप नोट्स को भी क्रम में बनाइए, ताकि इससे क्या होता है कि जब परीक्षा नज़दीक आती है तो आपको मैं 1 महीने का 15-20 दिन का समय देता हूँ, तो आप रिवीजन फटाफट कर लीजिए। शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, PDF भी मिलेगा, वीडियो का लिंक भी मिलेगा,
सारी चीज़ें तब आसानी से, जब तक आप शुरुआत से नहीं पढ़ना शुरू करेंगे वो तब तक एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। आपको बेसिक से जान पढ़ना है, एक एक पॉइंट पढ़ना है, ताकि कोई भी पॉइंट छूटे ना आप लोगों से, है ना। परीक्षाएं ऐसे ही क्रैक होती हैं एग्ज़ाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए इस तरीके से यूजीसी नेट में आजकल प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि यही प्रश्न बड़े टफ लग जाते हैं और बच्चे कहते हैं कि सर पेपर बहुत टफ आया हुआ था, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है। तो ये पता तब होगा जब आप लोग इन चीज़ों को सही तरीके से शुरुआत से क्रमबद्धता से आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे समाजकारी में, तब ठीक है। तो डिसाइड समाजकारी का, चाहे वो नेट हो या जेआरएफ हो, डिसाइड आपका सेकंड पेपर ही करता है। मैं ये नहीं कहता कि सोशल वर्क करता है, आप सभी का पेपर, चाहे वो अगर सोशोलॉजी से हो या आप साइंस से हो या मैथ से हो, जिससे भी हो, डिसाइड आपका क्या करता है, नेट या जेआरएफ जो निकालता है उसमें पूरा का पूरा योगदान सेकंड पेपर का होता है। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है, कह रहा है कि बाल विकास का सामान्य अर्थ क्या होगा। बालकों का शारीरिक मानसिक विकास होगा, मैंने पढ़ाया है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। फिर विकास शारीरिक मानसिक सामाजिक संज्ञानात्मक भाषाई तथा धार्मिक इत्यादि से होते हैं, बिल्कुल ये भी बात करेक्ट है। विकास का संबंध गुणात्मक और परिमाणात्मक होता है, ये भी बात करेक्ट है। शिक्षकों को एक निश्चित आयु के सामान्य बालकों को उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करने और उनसे अपेक्षित दिशा प्रदान कर सके, ये भी करेक्ट जवाब है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा सभी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। उपर्युक्त तो सभी के सभी करेक्ट है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए ये प्रश्न अगर हम बात करते हैं तो जैसे योजनाओं के संबंध में है, और उन योजनाओं को रिलेट कराना है कि ये किससे संबंधित है। ये जो योजनाएं हैं, जो अभियान हैं, ये किस किस से संबंधित हैं। पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संबंध में, आप आसानी से बता भी सकते हैं कि ये किसको रिलेट कर सकता है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि हिंसा की शिकार महिला को सुरक्षा, ठीक है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है, हिंसा की शिकार महिला को सुरक्षा के संबंधित में है। वन स्टॉप सेंटर स्कीम की बात करते हैं तो आपका सीधा जवाब आता है कि सामाजिक अभियान के रूप में है। वर्किंग वुमेन हॉस्टल की बात करते हैं तो ये कामगार महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है। नारी शक्ति योजना की बात करता हूँ तो महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। तो ये जो है इस तरीके की भी सवाल परीक्षा में आते हैं, उसका जो योजनाएं हैं वो किसको रिलेट कराती हैं, बेसिकली मेन पॉइंट। तो मैं आपसे कहूँगा कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कहा है नेक्स्ट में कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है कि वो करेक्ट जो है जवाब नहीं है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। तो मैं आप लोगों से कहना उचित समझूंगा यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं नहीं, ये जो लास्ट ऑप्शन मैच हुआ है ये सही तरीके से मैच नहीं हुआ है, ये गलत हो गया है। ये देखिए बेटी बचाओ, अगर हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में, तो ये सामाजिक अभियान के रूप में रिलेट होता है, ठीक है। वन स्टॉप सेंटर स्कीम की बात करते हैं तो ये बेसिकली हिंसा के शिकार महिलाओं को सुरक्षा की बात करता है। वर्किंग वुमेन हॉस्टल की बात करते हैं तो ये आपका कामगार महिलाओं का करेक्ट था। नारी शक्ति वाला आपका ये करेक्ट था। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन ये होगा आपका। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखिए हिंदू अंगीकरण एवं भरण पोषण अधिनियम 1954 ये आपका करेक्ट नहीं है, ये गलत है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष की घोषणा 1979, राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा 1974, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष की घोषणा 1999, तो ये तीनों ऊपर के सही है, ये फोर्थ वाला गलत है, इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक तरफ अगर हम बात करते हैं तो देखिए योजनाएं हैं, है ना। अब ये योजनाओं कब कब आई हैं ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे भी ध्यान से सुने। तो अगर वन स्टॉप सेंटर स्कीम की बात करता हूँ तो ये 2016 में आई है, याद रखिएगा। नारी शक्ति पुरस्कार योजना की बात करता हूँ तो ये 1991 में लगाइएगा। स्वाधार गृह योजना की बात करता हूँ तो 2002 रखिएगा। महिला स्वयं सिद्धा योजना की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये 2001 करिएगा, ठीक है, 2001 करिएगा। तो करेक्ट जवाब जो जाएगा इस सवाल का वह ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट माना जाएगा। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि बी वाला ऑप्शन जो है सही गया है। वन स्टॉप देख सकते हैं 2016 को मैच हुआ है। नारी शक्ति की बात करता हूँ तो 1991 को, स्वाधार गृह योजना 2002 को, और महिला स्वयं सिद्धा योजना 2001 को। ये इस तरीके से आपको मैच करना था, ये आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी होगा। अब देखिए यहाँ पे अगले सवाल में कह रहा है कि ये कुछ योजनाएं हैं
और यह योजनाएं किससे संबंधित हैं ये आपको बताने हैं। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि महिला शक्ति केंद्र योजना जो है ये अम्ब्रेला स्कीम मिशन के तहत संचालित है। उज्ज्वला योजना की बात करता हूँ तो आप कह सकते हैं महिलाओं को गैस सिलेंडर वितरित करने से संबंधित है। देखिए एक तो उज्ज्वला योजना वो भी है जो 2007 में चलाई गई थी, जहाँ पर महिलाओं का शोषण हो रहा था, उससे संबंधित है। और एक स्वर्णिम योजना की बात करता हूँ तो ये महिलाओं को आर्थिक सहायता की बात करता है। महिला स्वयं सिद्धा योजना की बात करता हूँ तो महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण पर बात करता है। यहाँ पे सामने सामने मैच हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ये डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न है। ठीक है, इस चीज़ों को ध्यान से सुनिए, जब आप प्रश्नों को सही तरीके से करेंगे तभी आपका वहाँ पर एग्ज़ाम भी सही तरीके से क्रैक हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप यूजीसी नेट की या DSSB की अगर आप तैयारी कर रहे हैं सोशल वर्क में, तो मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप मुझसे संपर्क करें 8506031308 पर। ठीक है, आप कोई भी अगर आप कुछ जानकारी चाहिए, चाहे वो यूजीसी नेट सोशल वर्क का हो, चाहे वो MPPSC सोशोलॉजी का जिसका जून में एग्ज़ाम है इससे संबंधित हो, या DSSB से संबंधित हो, सोशल वेलफेयर ऑफिसर से। अब DSSB के बच्चों को बता दो कि यानी जो भी क्लासेज यूजीसी नेट की हुई है या DSSB की हुई है उसका वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, PDF आपको मिलेंगी। अभी तो क्लासेस कुछ खास नहीं हुई है, लेकिन तब भी वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी यूजीसी नेट में, क्योंकि यूजीसी नेट का तो अभी लगभग 95% सिलेबस बाकी है ना। हमें जो है इसको कवर करना है मई तक में। ठीक है, मई तक में कवर करना है, इसलिए 95% यहाँ पर आप लोगों का अभी टोटली चीज़ें बची पड़ी हैं। DSSB में 60% हो चुका है, और वो सारी चीज़ें PDF और वीडियो का लिंक आप लोगों को टेलीग्राम में क्रम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए अधिक इतना ही बहुत है, और हम लोग जो है बातचीत करेंगे अब दोपहर की क्लास में MPPSC वाली सोशोलॉजी में 1 बजे से। फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, ये क्लासेस प्राइवेट रहेंगी, जो बच्चे पेड है उन्हीं बच्चों को प्रोवाइड कराई जाएगी। यूजीसी नेट की क्लासेस शाम को 7 बजे मिलेगी, और आपको 8:30 बजे मिलेगी DSSB की क्लासेस। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।